नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला मैन चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में पार्ट 3 कहानी सुनाई थी। जब बेताल ने राजा विक्रमादित्य को तीसरी कहानी सुनाई और उसका उत्तर मांगा तो राजा ने न्याय के लिए उत्तर देना पड़ा और राजा विक्रम और बेताल के बीच एक शर्त थी कि बीच रास्ते में बोल पड़ा तो बेताल वापिस उसी पेड़ पर जा बैठेगा। और राजा बोल पड़ा, बेताल फिर से पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रमादित्य अपने साहस वचन पालन के लिए प्रसिद्ध थे। तांत्रिक के आदेश पर वे हर रात उस पेड़ पर जाकर मृत शरीर पर विद्वान बेताल को उतारते और अपने कंधे पे उठाकर चुपचाप वापिस ले जाने लगते। परंतु बेताल बड़ा ही चंचल मूड का था। हर बार वह कोई न कोई कहानी बनाकर सुना ही देता था और यदि विक्रम उस कथा में बोल पड़ते तो बेताल फिर से उड़कर उसी पेड़ पर लटक जाता था। उस रात भी जब विक्रम ने बेताल को पेड़ से उतारा तब बेताल हंसकर बोला, राजा तुम बड़े अद्भुत हो, पता नहीं किस मिट्टी के बने हो। चलो इस अंधेरी रात में तुम्हारा मन बहलाता तो फिर से सुनो एक कहानी। पर ध्यान रहे, अंत में यदि तुमने मुंह खोला तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। विक्रम ने अपनी यात्रा जारी रखी और बेताल ने कथा प्रारंभ की। धर्मपुर नामक राज्य में वीर सिंह नाम का एक पराक्रमी राजा शासन करता था। उसकी सुंदर राजकुमारी मृणालिनी अपने रूप, लावण्य और बुद्धिमत्ता के लिए विश्व विख्यात थी। उसके विवाह के लिए कई राजकुमार प्रस्ताव भेजते थे, परंतु राजकुमारी का मन किसी में नहीं रमता। वह किसी ऐसे वर को चाहती जो केवल रूप, धन नहीं बल्कि गुण, त्याग और सत्यनिष्ठा से संपन्न हो। उसी राज्य में 3 युवक रहते थे, धीरेन्द्र, वीरेंद्र और सुरेश। तीनों एक ही गुरु के शिष्य थे और बचपन से ही घनिष्ठ मित्र। संयोगवश तीनों ही राजकुमारी मृणाली से प्रेम करने लगे, परंतु उनकी मित्रता इतनी दृढ़ थी कि वे इस विषय पर आपस में झगड़ते नहीं थे। एक दिन राजा वीर सिंह ने घोषणा की कि राजकुमारी के स्वयंवर की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह सुनते ही तीनों मित्र अपने अपने मन में सोचने लगे कि किस प्रकार राजकुमारी का दिल जीते। किसी ने भी अपनी मित्रता की मर्यादा नहीं तोड़ी, पर किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी समय राज्य पर भयंकर दैत्य ने आक्रमण कर दिया। दैत्य का नाम महाकाल और उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसके राज्य को कुछ ही दिनों में तहस नहस कर दिया। उसी उथल पुथल ने राजकुमारी मृणालिनी भी अचानक गायब हो गई। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। तब भी ज्ञात हुआ कि दैत्य महाकाल राजमहल से राजकुमारी का अपहरण कर ले गया। तीनों मित्रों ने प्रण लिया कि मृणालिनी को हर हाल में वापस लाएंगे। वे अपने अपने मार्ग से राजकुमारी की खोज में निकल पड़े। पहला मित्र धीरेन्द्र। धीरेन्द्र के पास ज्योति और रहस्य विद्या नाम का ज्ञान था। उसने अपनी विद्या का उपयोग करके एक ऐसा यंत्र बनाया जो दूरस्थ स्थानों में होने वाली घटनाओं को दिखा सकता था। अपने यंत्र के सहारे उसे ज्ञात किया कि राजकुमारी महाकाल के किले में कैद है, पर वह स्वयं नहीं जा सकता था क्योंकि वह युद्ध कला में निपुण नहीं था। दूसरा मित्र वीरेंद्र। वीरेंद्र शस्त्र विद्या का बड़ा माहिर था। जैसे ही उसे धीरेन्द्र से खबर मिली, वह निर्भीक होकर दैत्य के किले की ओर निकल पड़ा। कठिन युद्ध करके उसने दैत्य महाकाल को परास्त किया और राजकुमारी को मुक्त कराया, परंतु लौटते समय दैत्य के
अनुचरों ने पीछा किया और वीरेंद्र राजकुमारी को सुरक्षित भागने का अवसर देकर स्वयं घायल होकर वहीं गिर पड़ा। तीसरा मित्र सुरेश। सुरेश में एक विशेष गुण था, वह जल्दी यात्रा कर सकता था। वो जंगल पहाड़ी की कठिन यात्रा उसे नहीं रोक सकती थी। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां राजकुमारी दैत्य से मुक्त हुई, तब उसने देखा कि वीरेंद्र बेहोश पड़ा है और राजकुमारी भयभीत होकर सहायता की प्रतीक्षा कर रही है। सुरेश ने तुरंत राजकुमारी को अपने मजबूत घोड़े पर बिठाकर सुरक्षित राज तक पहुंचा दिया। राजमहल लौटकर जब राजकुमारी स्वस्थ हुई तो तीनों मित्र भी मिल गए। अब प्रश्न उठा कि राजकुमारी मृणालिनी से विवाह का अधिकार किसे है। धीरेन्द्र बोला, यदि मेरे यंत्र से पता न चलता कि राजकुमारी कहाँ है तो उसे कोई ढूंढ भी नहीं सकता था, अतः पहला श्रेय मेरा है। वीरेंद्र का दैत्य से सीधे युद्ध तो मैंने ही किया था। यदि मैं उसे परास्त नहीं करता तो राजकुमारी अब तक उसके चुंगल में होती। सुरेश ने तर्क दिया कि राजकुमारी को सुरक्षित राज तक तो मैं ही लाया था। यदि मैं शीघ्रता नहीं करता तो दैत्य के अनुचर उसे पकड़कर ले जाते थे। तीनों अपने अपने तर्क पर अड़े रहे। राजा वीर सिंह भी हैरान था, कौन सही था। अतः निर्णय राजकुमारी पर ही छोड़ दिया, पर वह भी पेशकश में थी कि तीनों में से किस प्रकार से उसका उपहार किया। इतना कहकर बेताल रुक गया और बोला, तो बताओ राजन, तीनों में से राजकुमारी का अधिकार किसे मिलना चाहिए। जब तुम उत्तर दोगे तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। यदि उत्तर जानते हुए भी तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने थोड़ी देर विचार किया और बोले, धीरेन्द्र ने केवल मार्ग बताया था और अपना ज्ञान का उपयोग किया, पर उसने न तो दैत्य से युद्ध किया और न ही राजकुमारी को बचाया। सुरेश ने उसे सुरक्षित पहुंचाया, यह सही है, पर असली वीरता तो वीरेंद्र की है, जिसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर दैत्य को परास्त किया। राजकुमारी उसी की ऋणी है, जिसने उसके जीवन को वास्तविक संकट से बचाया। अतः विवाह का अधिकार वीरेंद्र का होना चाहिए। इतना सुनते ही बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, राजन, तुमने तो बिल्कुल उत्तर सही दिया है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। आप बीच में बोल पड़े। यह कहते हुए वह फुर से उड़कर उसी पेड़ पर जा लटका। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, परंतु उसने अपने वचन का पालन करते हुए फिर उसी दिशा में बढ़ते चला गया। अगली कहानी में बेताल विक्रम से ऐसा ही छल करेगा। आगे कहानी पार्ट 5 में हम आपको बताएंगे। जब तक आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।